हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधु स्पीडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब ठीक है, स्वस्थ है, खुश है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। 1857 का रिवोल्ट तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसे एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 18वीं सदी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंस तैनात किए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार सब एक एक करके छीन लिए गए थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत की। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत में के नशे में चूर कंपनी ने इन सब निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों की कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत पर शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन की भागदौड़ या उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व की ज़रूरत है। यानी अंग्रेज सभी रियासतों पर अपना कब्जा चाहते थे। अपनी कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। अब कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर भी मुगल बादशाहों का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। और इस तरह अंग्रेजों ने एक एक करके रियासतों पर और साम्राज्यों का अंत किया और अपना अधिकार पूरे भारत में कर लिया। अब आते हैं किसान और सिपाही। गांव और किसान और जमींदार भारी भरकम लगान वसूली के तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए गया कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इसके कारण उनकी पुरानी जमीनें हाथ से निकली जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों के असंतोष की अपनी और वजह थी। उनकी वजह थी वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण वो बहुत परेशान थे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय बहुत सारे लोग समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो सकती है। उस टाइम जाति प्रथा बहुत ज़्यादा चलती थी। जब 1824 सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने के लिए आदेश दिया गया तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिए। हालांकि उन्हें ज़मीन के रास्ते में जाने से कोई ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे जो सिपाही थे वो
बहुत सारे जो सिपाही थे वो किसान भी थे। वे वे अपने परिवार गांव को छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब अंग्रेज क्या सुधार चाहते थे 1857 की क्रांति में? देखो, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाजों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जैसे उस टाइम क्या होता था, सती प्रथा वगैरह, विधवा पुनर्विवाह, ऐसा कुछ नहीं होता था। सती प्रथा को रोकना चाहते थे वो, और विधवाओं का पुनर्विवाह करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाने चाहे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की आज़ादी दे दी थी। साल 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उनके पुरखों की संपत्ति पर उनका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अंग्रेजों की नीतियों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनकी जो सामाजिक रीति रिवाज है, वो परंपरा, जीवन शैली, इन सब को नष्ट करना चाहते हैं। अब सैनिक विद्रोह बना जन विद्रोह। हालांकि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। मेरठ में शुरू हुई ये बगावत आगे चलकर भारत के अलग अलग शहरों में फैल गई। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्यक लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात हुए सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। इसके चलते 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई सिपाहियों ने मेरठ के जेल में धावा बोल दिया और बंद सिपाहियों को वहां से आज़ाद कराया। उन्होंने अफसरों पर हमला करके उनको मार गिराया। इसके अलावा उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजी इमारतों पर आग लगा दी। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने में लग गए। लेकिन अब सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश पर शासन कौन चलाएगा, देश पर शासन कौन करेगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर को देश की सत्ता सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी कई अंग्रेज अफसर मारे गए।
सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। इसके बाद सिपाही लाल किले की दीवारों के पास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बेचारा बादशाह बहुत बूढ़ा हो चुका था। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के शासकों, मुखियाओं को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आग्रह किया। बहादुर शाह जफर के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन था। ज़्यादातर शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके पर शासन चलाते थे। अंग्रेजी शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे भी दोबारा अपने इलाकों पर शासन चला सकते हैं। उधर अंग्रेजों को इस घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया, तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई उम्मीद की न किरण दिखने लगती है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं और विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि जब की खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन इसके बाद विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कब्जों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं ने पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना को संगठित किया और अंग्रेजों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीश कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजीश कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजधानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की टुकड़ी फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने अब उनके राज्य के प्रशासन पर भी नियंत्रण कर लिया था, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह
में कूद करने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाटलर ने अपने कमांडर चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को बताया। उन्होंने बताया कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए, जैसे कि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे ज्ञानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वे बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ और महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़े। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब सीधी सी बात है, अंग्रेज कौन सा चुप बैठने वाले थे। अब अंग्रेजों ने पलटवार किया। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। अब एक बात बताओ, विद्रोह के मुख्य केंद्रों के बारे में पता कैसे चला? हमारे बीच में हमारे ही भाई बंधु कुछ ऐसे होते हैं जो धोखाबाजी कर जाते हैं। वही काम उस टाइम भी हुआ था। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 को रंगूल जेल में भिजवा दिया गया। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी अंतिम सांस ली। दिल्ली में अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत के विशाल ताकत और कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज में से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। ताते टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की मदद से छापामारी युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादारी भूस्वामित्व के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी ज़मीन पर उनकी परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर तुमने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं
वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोही नवाबों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब ये तो था विद्रोह। अब विद्रोह के बाद हुआ क्या? अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब वह पहली बार नीतियों के सहारे शासन नहीं चलाना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने तो अहम बदलाव किए थे। वे इस प्रकार थे कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, यानी ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिससे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार इसे इंग्लैंड की रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी राजाओं को भरोसा दिला दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने रियासत, अपने वंशजों और यहाँ तक कि अपने गोद लिए हुए बच्चों को सौंपने की छूट दे दी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि वह ब्रिटेन की रानी को ही अपना अधिपति स्वीकार करे। इस तरह भारतीय शासक को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे, भूस्वामित्व, जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्वामित्व देने के लिए नई नीतियां बनाएंगे। इस प्रकार 1857 के इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।